हेलो दोस्तों, वेलकम विथ हैशटैग सुपरविजन। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम। और ये हमारा जो अधिनियम है बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं जितने पॉइंट्स आपको पढ़ाऊँ वो आपको सारा कुछ समझ में आए अच्छे से, ठीक है। और आप भी पेशेंस बना के अच्छे से पढ़िएगा और सब कुछ समझ में आएगा। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखो, स्टार्ट करने से पहले जो हम हर एक्ट के पहले क्वेश्चन करते हैं कि ये एक्ट क्यों पास किया गया, इसका रीज़न क्या था। तो इस एक्ट के पहले भी हम एक क्वेश्चन करते हैं आपसे कि ये एक्ट क्यों पास किया गया, इसका रीज़न क्या था। तो मैं आपको बता दूं, तो इस एक्ट को पास करने का रीज़न था भारत के लोग, भारतीय मतलब कि भारतीय। अब आप कहोगे कि भारतीय कैसे, तो भारतीयों ने इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विद्रोह कर दिया था। अब आप जब इस एक्ट को पूरा पढ़ोगे, जानोगे, तब आपको पता चलेगा कि किस बात पे विद्रोह हुआ है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा स्ट्रक्चर बताऊंगी, ठीक है। अगर आप उस स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं अच्छे से तो फिर आप इस एक्ट के जो रूल्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उसको समझने में आसानी होगी। मतलब एक समझ लीजिए वो एक बेस है जो आपको पढ़ना ही चाहिए और समझना ही चाहिए। ओके, तो मैं बता रही हूँ, समझिए। तो देखिए, आपने 1833 के बारे में पढ़ा था। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या हुआ था, इसमें दो लोग ऐसे थे जिन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विद्रोह किया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में पहले जो थे वो थे ब्रिटिश व्यापारी। ब्रिटिश व्यापारी मतलब ब्रिटिश के जो बिजनेसमैन थे वो थे। और दूसरे लोग कौन थे, जो ईसाई धर्म के लोग थे, ईसाई मिशनरियाँ थी, ईसाई मिशनरियाँ थी। अब देखो इन्होंने कैसे विद्रोह किया। विद्रोह जो ब्रिटिश बिजनेसमैन थे उन्होंने किस बात पे किया, बात उनकी ये थी कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने अपने क्षेत्र पे नाकेबंदी कर दी थी, जिससे उनका बिजनेस क्या हुआ था, बंद हो गया था। इसलिए वो ब्रिटिश गवर्नमेंट से कहे कि अब हमें भी अधिकार दो कि हम पूर्वी देश में जाके बिजनेस कर सके, क्योंकि इधर से तो हमारा बिजनेस खत्म हो गया है। तो जो ब्रिटिश बिजनेसमैन थे उन्होंने अपने बिजनेस के लिए विद्रोह किया। ओके, बिजनेस के लिए विद्रोह किया। जो ईसाई मिशनरी थे, इन्होंने जब देखा कि सारे लोग जो इंग्लैंड के सारे लोग हैं वो भारत जा रहे हैं, तो इन्होंने सरकार से कहा कि देखिए ऐसा है कि जब मेरे सारे लोग भारत जा रहे हैं तो मैं यहाँ रह के क्या करूँगा। अब हम ही यहाँ रह के, मतलब सारे लोग नहीं कि जितने ईसाई थे सारे लोग आ गए, कुछ ईसाई, जैसे कुछ बिजनेसमैन आए थे वैसे कुछ ईसाई लोग थे। उन्होंने बोला कि अब जैसे हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो भारत जा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने धर्म से दूर ना हो जाएं, इसलिए हम भी उनके साथ भारत जाएंगे अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, जिससे वो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म से जुड़े रहें, ठीक है। तो ये अपने धर्म के लिए विद्रोह किए कि हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए भारत जाना है। ठीक इसी तरह अब पॉइंट आ रहा है, उसको पॉइंट को समझिए। ठीक इसी तरह 1853 में, 1853 में भारतीयों ने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विद्रोह किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में विद्रोह किया। अब बात आती है कि इनका क्या पॉइंट था। इनका पॉइंट था बिजनेस, इनका पॉइंट था धर्म। अब इनका क्या पॉइंट था, इनका विद्रोह जायज था, इनका विद्रोह जायज था, तो इनका भी विद्रोह तो जायज होगा ना। अरे ये भी तो कुछ बात लेके कुछ इनका भी विचार होगा, तभी तो विद्रोह किए होंगे कि फालतू में। तो इनका जो पॉइंट था, पॉइंट ये था कि ये अपने अधिकारों को मांग करना चाहते थे। ये अपने अधिकार को चाहते थे कि जो अधिकार हमारे कहीं ना कहीं खो गए हैं वो हमें मिले। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ कि जो भारतीय थे वो कहीं कहीं पहले था कि अंग्रेज से बहुत दबके रहते थे, लेकिन इस एक्ट के तहत जो भारतीय थे वो अपनी आवाज़ को थोड़ा खोल चुके थे, मतलब वो थोड़ा डर उनके अंदर से खत्म हो चुका था। क्यों ऐसा हुआ, तो मैंने आपको 1833 में एक पॉइंट नहीं बताया, मिस्टेक हो गया, भूल गई मैं, वो मैं अब बता रही हूँ कि 1833 में एक पॉइंट ये था कि जो सेक्शन 87 धारा 87 के तहत भारतीयों को अंग्रेज लोग ने, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये छूट दी थी कि अब जो भारत के लोग हैं वो भी भारत से बाहर जाके अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, अपनी शिक्षा को बढ़ा सकते हैं। भारत से बाहर जाके मतलब इंग्लैंड में जाके वो भी अपने शिक्षा को अच्छा बना सकते हैं, मतलब अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये अधिकार दिया था 1833 के तहत। 1833 के सेक्शन 87, धारा 87 याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धारा 87 के तहत ये अधिकार दिया गया था भारतीयों को कि अब आप भी भारत से बाहर जाके शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो इस पॉइंट को भारतीयों ने मुद्दा बनाया शिक्षा को लेकर। अब हम बात करेंगे कि भारतीय मांग कर रहे थे वो मांग क्या थी। अब हम भी भारतीयों की मांग के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा स्ट्रक्चर था आपको एक समझाने का तरीका था, कंपैरिजन में कर रही थी 1833 और 1853 में किस तरह विद्रोह हुआ, 2 बार विद्रोह हुआ, किस तरह हुआ, ठीक है। तो अब हम
आपको बताएंगे कि भारतीय जो थे वो किस मुद्दों पर किस अधिकार का मांग कर रहे थे अपने लिए, उनका जो क्या कौन सा अधिकार था। ठीक है, तो देखिए जो उनकी पहली मांग थी, उनकी पहली मांग ये थी कि जो कंपनी का कार्यकाल 20-20 साल के लिए बढ़ाया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे 1793 से 1793 में बढ़ाया गया, फिर 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में बढ़ाया गया, फिर 1813 में बढ़ाया गया, फिर 1833 में बढ़ाया गया, अब 1833 बाद 1853 आ गया ना। तो मतलब 20-20 साल के अंतराल में कंपनी का कार्यकाल, कंपनी का जो अधिकार था वो बढ़ाया जा रहा था। तो भारतीय जो थे उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि आप तो सबसे पहले ये कीजिए कि जो कंपनी का कार्यकाल 20-20 साल के लिए बढ़ा रहे हो उसको लगातार 20 साल के अंतराल पे उसको समाप्त कर दीजिए, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते कि कोई भी हमारे ऊपर एकाधिकार बना के शासन करे, इसलिए आप कंपनी का जो 20 साल का अधिकार है उसको समाप्त कर दीजिए। तो पहला जो इनकी पहली जो मांग थी वो यही थी। ठीक है, पहली जो मांग थी वो ये थी कि जो 20 साल है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो 20 साल बढ़ाया जाता है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको समाप्त कर दिया जाए। ओके, जो दूसरी मांग इनकी थी, दूसरी मांग इनकी ये थी कि देखो जो भारतीयों के लिए कानून बनता है, जो भारतीयों के लिए कानून बनता है उसका एक अलग विधान मंडल हो। ये बहुत ही एमआई पॉइंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसको नोट करिए और एक बार अपने तरीके से घुमा के क्वेश्चन में पूछिए कि कैसे इसका क्वेश्चन बन सकता है। तो जो दूसरा मांग था क्या था कि जो भारतीयों के लिए कानून बनाया जाता है उसका एक अलग विधान मंडल, मैं इसे शॉर्ट में लिख रही हूँ आप समझिएगा, विधान मंडल। अब इसका क्वेश्चन देखो कैसे बनेगा, कैसे पूछ लेगा कि सबसे पहले या पहली बार किस एक्ट के तहत एक अलग विधान मंडल की मांग की गई, एक अलग विधान मंडल की मांग की गई। तो भारतीयों के द्वारा 1853 के चार्टर एक्ट, ऐसे पूछ ले किसके द्वारा, तो भारतीयों के द्वारा 1853 के चार्टर एक्ट में एक अलग विधान मंडल की मांग की गई। ओके, ये समझ में आया। ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरा पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट ये था कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी थी उसकी शक्तियों को वापस ले लिया गया था कि अब आप अपने क्षेत्र के लिए कानून नहीं बना सकते। जो अपने क्षेत्र पे आप छोटे छोटे पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त कर देते थे, अब आप वो नहीं कर सकते। तो इस एक्ट के तहत भारतीयों ने इसका भी मांग किया कि जो हमारी प्रेसिडेंसी है, मतलब मद्रास, बंगाल और कलकत्ता, बंगाल, मद्रास और कलकत्ता, ये तीन जो प्रेसिडेंसी हैं इनका जो अधिकार वापस ले लिया गया था इनको वो वापस कर दिया जाए। कहने का मतलब है जो प्रांतीय सरकारों का आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक स्वतंत्रता मतलब जो अपने क्षेत्र की उनकी स्वतंत्रता थी, वो किस क्षेत्र पे क्या रूल फॉलो करें, किस क्षेत्र के लिए क्या रूल बनाएं और किस क्षेत्र पे किस व्यक्ति को नियुक्त करें किस पद पर, वो चीज़ जो उनकी स्वतंत्रता थी उनको वो वापस कर दिया जाए। तो जो हमारा थर्ड पॉइंट है, जो उनकी थर्ड, भारतीयों की थर्ड जो मांग थी वो यही है कि प्रांतीय सरकारों की आंतरिक स्वतंत्रता दी जाए, वापस दी जाए। प्रांतीय सरकारों की आंतरिक स्वतंत्रता वापस दी जाए। ठीक है, ये थर्ड मांग थी। अब फोर्थ मांग आती है। देखो फोर्थ मांग उनकी जो मैंने अभी शिक्षा को लेके बताई थी सेक्शन 87 में कि जब भारतीय बाहर गए थे, तो ये फोर्थ जो अधिकार है, जो उनका फोर्थ जो मांग था अपने अधिकार के लिए, वो उसी पे है। तो देखिए फोर्थ में उन्होंने क्या कहा कि जब आपने भारतीयों को ये अधिकार दे दिया था 1833 चार्टर एक्ट के तहत कि अब आप बाहर जाके शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, अच्छी शिक्षा ले सकते हो, नई शिक्षा ले सकते हो, दूसरे कल्चर की शिक्षा प्राप्त कर सकते हो, तो जब भारतीय वहाँ से शिक्षा प्राप्त करके अपने भारत में स्वदेश लौट रहे हैं तो उनको अपने भारत में क्यों किसी उच्च पद पे नहीं नियुक्ति मिलती, क्यों किसी उच्च पद पर उनको नहीं रखा जाता। बात ये उस समय की है जब भारतीय बाहर जाते तो थे, शिक्षा भी अच्छी शिक्षा भी प्राप्त कर लेते थे। कुल मिला के मतलब अंग्रेज का और भारतीयों का जो इक्वल एजुकेशन था वो एकदम इक्वल था, एजुकेशन उनका लेवल इक्वल था। लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सदस्यों की जो पदों की नियुक्ति करता था, कर्मचारियों की उच्च पदों की नियुक्ति जो करता था, वो क्या करता था कि काले और गोरों में भेदभाव करता था। जो काले लोग होते थे मतलब इंडियंस, उनको जॉब नहीं देता था, उच्च पद पे नहीं बिठाता था, और जो गोरे लोग थे उनको मतलब ब्रिटिश लोग को उच्च पद पे नियुक्ति देता था। क्यों? क्योंकि वो एक तरीके से भेदभाव करता था। तो भारतीयों ने अपनी चौथी मांग में यही कहा कि जब हमारे भारतीय बाहर जाके अच्छी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनकी अच्छी योग्यता है, तो आप उनको भी उच्च पद पर नियुक्ति दीजिए।
ठीक है, तो ये इनकी चौथी मांग थी कि भारतीयों को भी उच्च पद पर नियुक्ति मिले, भारतीयों को भी उच्च पद पर नियुक्त की जाए या नियुक्ति मिले। ठीक है, नियुक्ति मिले। ये 4 पॉइंट्स है जो मेन मुद्दा था इस एक्ट को पास करने का। यही रीजन है, ये रीजन भारतीयों के द्वारा आया क्योंकि भारतीयों ने इसी 3 रीजनों पर एक तरीके से विद्रोह किया था। विद्रोह कैसे हुआ कि जो जो मद्रास और बंगाल कलकत्ता की जो 3 प्रेसिडेंसी थी, इनकी जो जनता थी, मैं लिख दे रही हूँ आपको, ऐसे बता रही हूँ, बंगाल और मद्रास और कलकत्ता। ये अच्छा पॉइंट है, इसलिए मैं भूल गई थी बीच में, इसलिए बता दे रही हूँ। ये जो 3 प्रेसिडेंसी की जनता थी, इन्होंने एक कार्यक्रम बनाया था। उस कार्यक्रम का नाम था हस्ताक्षर कार्यक्रम। क्या नाम था? हस्ताक्षर कार्यक्रम। इसी कार्यक्रम के तहत भारतीयों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरुद्ध विद्रोह किया था, इसी के तहत। और जब ये इस कार्यक्रम का जो वो था, क्या कहते हैं, इस कार्यक्रम का जो मेन मोटिव था, मेन रीजन को, क्या सारे भारतीय थोड़ी ब्रिटिश गवर्नमेंट में चले जाएंगे डायरेक्ट पार्लियामेंट में, वो तो जाएंगे नहीं। तो ये जो बंगाल, मद्रास और कलकत्ता के हेड थे, उन्होंने इनकी बातों को, मतलब जनता की बातों को ब्रिटिश पार्लियामेंट तक लेके गए। तो फिर जब ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये बात पता चली कि भारतीय ऐसी सी मांग कर रहे हैं, उनको अपने अधिकार ऐसे से चाहिए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बात को प्रूफ करने के लिए कि बात कहीं ना कहीं सही है कि ये बंगाल और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी है, जो उनके हेड हैं, वो फेक न्यूज जैसे बना के कि हमें शक्तियाँ वापस मिल जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। तो एक कमेटी बनाई गई, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई। कमेटी थी, मैं इसको इरेज कर दूं तो अच्छे समझ में आएगा। देखिए कमेटी कब बनी? कमेटी बनी सन 1852 में। 1852 में कमेटी बनी। कमेटी का नाम था सिलेक्ट कमेटी। क्या नाम था? सिलेक्ट कमेटी। सिलेक्ट कमेटी से कहा गया कि अब आप जाइए और अपने हिसाब से भारतीयों की जो मांग है उसको देखिए और समझिए और उसका रिपोर्ट तैयार करके हमें दीजिए कि क्या क्या इसमें सही है और क्या क्या इसमें गलत है। तो ये जो कमेटी थी 1852 की सिलेक्ट कमेटी ने 1 साल में अपना रिपोर्ट दिया। 1 साल में अपना रिपोर्ट दिया जिसमें भारतीयों की जो बात थी, जो मांग थी, वो सही थी। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1853 में एक्ट पास किया। ठीक है, इसीलिए ये एक्ट पास हुआ 1853 में। 1852 के सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के 1 साल बाद, जब 1 साल बाद रिपोर्ट दी गई, तभी एक्ट पास हुआ। ठीक है, अब हम इससे पहले तो ये भी बात हो रही थी कि ये एक्ट क्यों पास किया गया, ये तो इसके रीजन थे, कारण थे। अब हम इस एक्ट के बारे में बात करेंगे कि इस एक्ट में क्या क्या रूल आए, क्या क्या रूल नए बनाए गए, क्या पहले से थे, क्या रूल खत्म किया गया, किसके अधिकार को बढ़ाया गया, किसके अधिकार को समाप्त किया गया, घटाया गया। ओके, चलो अब पढ़ते हैं इस एक्ट के पॉइंट के बारे में। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको सारा कुछ समझ में आए। ठीक है, आप भी अच्छे से पढ़िएगा। तो इस एक्ट का जो हमारा पहला पॉइंट ये है कि भारतीयों ने मांग किया था कि कंपनी का जो 20 साल का मांजरा का मामला है, 20 साल जो बढ़ाया जाता था, इसको समाप्त कर दिया जाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले इस एक्ट तक यही किया कि जो 20 साल का मामला था कंपनी का, 20 साल का मामले का मतलब क्या समझोगे कि जो 20 साल के अंतराल में बढ़ाया जाता था, वही 20 साल के मामले को समाप्त कर दिया कि अब कंपनी का जो शासन है 20 साल के लिए बढ़ाया जा रहा था, वो समाप्त कर दिया गया। अब दूसरी पॉइंट सुनिए, दूसरा पॉइंट इसी से कोरिलेट करता है। देखिए दूसरे पॉइंट में क्या हुआ, अब जब कंपनी के शासन को 20 साल के लिए खत्म कर दिया गया, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक क्या रूल बनाया, उसने कहा कि मैं जब चाहूँ तब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त करके अपना खुद का शासन, मतलब अपना खुद का सत्ता भारत पे स्थानांतरित कर सकता हूँ। मतलब अभी तक कहा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन भारत, इसके बाद कहा जाएगा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन भारत, मतलब भारत ब्रिटिश शासन सत्ता के अधीन भारत। तो दूसरा पॉइंट ये है कि कंपनी को कहा गया कि मैं जब चाहूँ, कंपनी को संसद ने कहा, ब्रिटिश की संसद ने कहा कि मैं जब चाहूँ तब आपकी शासन को समाप्त करके अपनी खुद के शासन को भारत पर स्थापित कर सकता हूँ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कहा कि मैं जब चाहूँ, मैं से लिख रही हूँ कि अपना शासन स्थापित कर सकती हूँ भारत पे। ठीक है, आप इस पॉइंट को लिखते चलिए,
जरूरी नहीं कि इंपॉर्टेंट नोट्स बनाइए, रफली ऐसे लिख लीजिए, उसके बाद पढ़ लीजिएगा, माइंड में सेट हो जाएगा, समझ में आएगा थोड़ा अच्छे से। तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या था, देखिए थर्ड पॉइंट ये था, अब जब 20 साल का शासन बढ़ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी जो शासन था वो भारत के अधीन, ऐसे मतलब कहा दिया गया कि जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहेगी वो अपना शासन स्थापित कर सकती है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को हटा के। थर्ड पॉइंट में क्या किया गया कि ये कहा गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी सदस्य संख्या कितनी थी, 24 थी। कितनी थी, 24 थी ना, मैं लिख दूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो सदस्य संख्या थी वो कितनी थी, 24 थी। अब 24 से घटाकर 18 कर दी गई, 24 से घटाकर 18 कर दी गई। मतलब इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई, जिसमें से 6 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट खुद अपने हाथों से करता था। मतलब जो 6 सदस्य थे उनकी नियुक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट करता था, और 6 सदस्यों की नियुक्ति वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कंपनी मिलकर करते थे, लेकिन 6 सदस्य जो थे उसकी नियुक्ति ब्रिटिश गवर्नमेंट करता था। अब यहाँ पे क्वेश्चन आप कैसे बना सकते हो, क्वेश्चन यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हो, किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की संख्या, सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। तो आपका आंसर होगा 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ओके, अब ये बताओ ये ऐसा किया क्यों गया, ऐसा क्यों किया गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सदस्य संख्या को 24 से घटाकर 18 क्यों कर दिया गया, कोई तो रीजन होगा। रीजन इसका ये था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे इनके पास ये अधिकार था कि भारत में जो उच्च पद होते हैं, जो निम्न पद होते हैं, मतलब जो सरकारी पद होते हैं, उन पर जो किसी व्यक्ति की नियुक्ति होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा होती थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सदस्य जहाँ चाहते थे उस व्यक्ति को वहीं पे नियुक्त करते थे। वो चाहे जैसे तो वो ज़्यादातर ब्रिटिश को ही नियुक्त करते थे, तो भारतीयों ने इसी के खिलाफ विद्रोह किया था कि हमारे भारतीयों को नियुक्त नहीं किया जाता उच्च पदों पर। इसीलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो सदस्यों की संख्या थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उसको कम कर दिया गया, और इसमें से 6 जो सदस्य थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खुद के थे। ओके, ये समझना है। थर्ड ये था कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उसके पावर को बढ़ा दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर को बढ़ा दिया गया, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थी उसकी पावर को कम कर दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की पावर को बढ़ाया कैसे गया, देखिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कह दिया गया कि अब जो कंपनी के जो कर्मचारी होंगे, सरकारी कर्मचारी होंगे, उसकी नियुक्ति, उनके पद की नियुक्ति अब आप करोगे। ठीक है, क्या कहा गया कि जो सरकारी पद की नियुक्ति है वो अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये हो गया कि कंपनी के जो पद है, सरकारी पद, कंपनी के अधीन जो सरकारी पद है उस पे जो नियुक्ति होंगे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेगा। ये हो गया। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट ये है कि बोर्ड ऑफ पहले क्या था कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो वेतन थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का वेतन क्या था कि भारतीय राजस्व से दिया जाता था, भारतीय राजस्व से दिया जाता था। लेकिन इस एक्ट के तहत ये कह दिया गया कि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो वेतन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के राजकोष से दिया जाएगा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वेतन देगी, ईस्ट इंडिया कंपनी अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वेतन देगी। वेतन तो ईस्ट इंडिया कंपनी देगी, लेकिन वेतन का निर्धारण कि किसको कितना वेतन मिलना चाहिए ये जो तय करेगा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये तय हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ये तय करेगा कि किस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के किस सदस्य को कितना वेतन मिलना चाहिए। ओके, ये हो गया हमारे कितने पॉइंट्स हो गए, 2 4 5 पॉइंट्स हो गए। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, इसको पहले मैं रिवाइज कर दे रही हूँ। देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हुआ कि जो भारतीय लोग कह रहे थे कि हमारे जो भारतीय हैं उनको उच्च पदों पर नियुक्त नहीं मिलती है, उनको किसी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जाता है। इसके तहत काम हुआ, जो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारतीयों के लिए एक सिविल सेवा परीक्षा होती थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट करवाता था। ब्रिटिश गवर्नमेंट सिविल सेवा परीक्षा करवाती थी, उसमें सिर्फ क्या होता था कि ब्रिटिश लोग ही भाग लेते थे, भारतीय लोग भाग नहीं लेते थे। तो कहा गया कि अब इस एक्ट के तहत भारतीयों के लिए भी सिविल सेवा परीक्षा खोल दी जाएगी। इस एक्ट के तहत भारतीयों के लिए भी सिविल सेवा परीक्षा खोल दी गई, लेकिन एक शर्त क्या थी, शर्त ये थी कि जो भारतीय होंगे उनकी जो एज है वो 18 से 23 साल ही हो। 18 से 23 साल के बीच में जितने भारतीय होंगे वो ही इस परीक्षा में बैठ सकते हैं, बाकी और कोई नहीं बैठ सकता। एक हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी बहुत गलत था। 18 से 23 साल कितना होता है सिविल सर्विस एग्ज़ाम, ठीक है,
तो कुल मिला के पहले तो पॉइंट ये हुआ कि इस एक्ट के तहत मतलब 1853 के एक्ट के तहत भारतीयों के लिए सिविल सेवा परीक्षा खोल दी गई। सिविल सेवा परीक्षा खोल दी गई। बोला गया कि भाई अब भारतीय भी जाए अपनी योग्यता का प्रदर्शन करें। सिविल सेवा परीक्षा खोल दी गई और एज लिमिट कितनी रखी गई? 8 to 23। ठीक है, 23। ये हो गया पॉइंट हमारा। नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा ये है कि इस एक्ट के तहत जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, मैंने इससे पहले कौन सा एक्ट पढ़ा था अभी हम लोग ने? 1833 का। 1833 के चार्टर एक्ट में क्या था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, है कि नहीं? पूरे भारत गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो क्या होता था कि जो एक ही गवर्नर जनरल, वो भी बंगाल का शासन देख रहा, वो भी भारत का शासन देख रहा, तो सब चीज बड़ा मैसेव हो जाता था। बड़ा मैसेव हो जाता था कि ना तो बंगाल ही सही से रह पाता था, ना तो वो भारत का शासन ही सही से देख पाता था। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया कि कहा गया कि अब जो भारत का गवर्नर जनरल है उससे उसके जो अधिकार शक्ति से बंगाल के शासन को दूर कर दिया जाए। मतलब बंगाल का शासन अब उसके अधिकार शक्ति से बाहर कर दिया जाए। वो सिर्फ भारत का गवर्नर जनरल बन के काम करे, बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं बन के काम करे। तो जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो भारत का गवर्नर जनरल था, भारत का गवर्नर जनरल था, उसको बंगाल की शक्ति से दूर कर दिया गया, बंगाल के शासन से दूर कर दिया गया। ठीक है कि अब आप बंगाल का शासन नहीं कर सकते। अब बात आती है कि जब इसको बंगाल के शासन से दूर कर दिया गया तो कोई ना कोई तो बंगाल के लिए बनाया जाएगा ना नया, कि बंगाल ऐसे छोड़ दिया जाएगा। तो बंगाल के लिए इस एक्ट के तहत एक रूल बनाया गया कि बंगाल के तहत जो गवर्नर जनरल है, एक वॉइस गवर्नर जनरल, जैसे एक लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाएगी जो बंगाल का शासन देखेगा। तो कहने का मतलब है कि इस एक्ट के तहत बंगाल के लिए सबसे पहले ये रूल आया कि अब बंगाल प्रेसिडेंसी के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया जाएगा। ठीक है, जो उसका शासन देखेगा, बंगाल का शासन देखेगा। अगर मान लो बाई चांस पे ये लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं है तो ये जो गवर्नर जनरल है वही कार्यवाहक गवर्नर जनरल बनके काम करेगा, लेकिन जब है तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि इस एक्ट के तहत जो वो गवर्नर जनरल थी और उसकी परिषद थी, क्योंकि गवर्नर जनरल का कार्य क्षेत्र था जो अब बड़ा हो गया था, उसका शासन जो प्रणाली थी बड़ी हो गई थी। अब देखिए उसको बंगाल के गवर्नर जनरल से उठा के भारत गवर्नर जनरल बना दिया गया। इतना कुछ शासन था तो बहुत सब एक में क्या होता था, मिक्स हो जाता था। वही विधायी शक्ति, वही कार्यपालिका शक्ति, ना तो कार्यपालिका शक्ति सही से पास हो पाती थी, ना तो विधायी शक्ति सही से पास हो पाती थी। तो इस एक्ट के तहत क्या कहा गया कि अब जो विधायी शक्तियां हैं और जो कार्यपालिका शक्ति है उसको अलग अलग कर दिया जाए, मतलब पृथक कर दिया जाए। जैसे एक कार्यपालिका शक्ति और विधायी शक्ति को अलग कर दिया गया। इस एक्ट के तहत 1853 के चार्टर एक्ट के तहत विधायी शक्ति को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे पूछता है कि किस एक्ट के तहत विधायी शक्ति को और कार्यपालिका शक्ति को अलग कर दिया गया। तो 1853 के एक्ट के तहत। ठीक है, तो 1853 के एक्ट के तहत विधायी शक्ति और कार्यपालिका शक्ति को पृथक कर दिया गया, मतलब अलग कर दिया गया। ठीक है, अलग अलग कर दिया गया। ओके, ये पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट ये हमारा ये है कि हो गया 1853 के विधायी शक्ति। अगर देखो नेक्स्ट पॉइंट अब इसमें ये बचा है लास्ट कि इस एक्ट इतना काम हो गया तो उस समय मतलब जब ये एक्ट पास हुआ, 1853 का एक्ट जब पास हुआ तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था? ये तो मैंने बताया ही नहीं, स्टार्टिंग में बता देना चाहिए था, लेकिन मैं लास्ट में बता रही हूँ कि जब ये एक्ट पास हुआ उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि जब 1853 का चार्टर एक्ट पास हुआ, भी पूछ ले कि 1853 के चार्टर एक्ट के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो आप आंसर दोगे लॉर्ड डलहौजी। ओके, तो कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। देखो ये हमारे पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। आज हमने पॉइंट्स काउंट नहीं किए हैं, तो जो 9-10 पॉइंट हुए हों, आज का वीडियो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं एक बार आपसे कहूँगी, आपने अभी मैंने तो पढ़ा दिया है, लेकिन आप एक बार जाके, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि गूगल पे जाके एक बार ये एक्ट डाल के 2-3 वेबसाइट पर विजिट करके आप अच्छे से और पढ़ लीजिए। तो जो मुझसे पॉइंट छूट गए हैं
एक आध दो पॉइंट बाकी तो मैंने कवर कर दिया है, लेकिन जो एक आध दो पॉइंट छूट गया है वो अगर आप पढ़ लोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ अब इस ऐड के बारे में मुझे एकदम फुली नॉलेज हो गया है, अब मैं अच्छे से जान गया हूँ। अब अगर इस ऐड से क्वेश्चन आएगा तो मैं पहचान लूँगा कि हाँ इसी ऐड का है और सही आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का वीडियो था। मुझे लगता है आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया हो। अगर नहीं समझ में आया तो आप एक बार दोबारा फिर से रिवाइज करके वीडियो देखिएगा तो समझ में आ जाएगा पक्का। और आपको अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, नेवर स्टॉप लर्निंग।